अनअकैडमी लाया है कैटलिस्ट केमिकल साइंसेज बैच फॉर CSIR UC नेट जून 2022 जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जनवरी 2022 से। इस बैच को लीड कर रही है सोनू ढाकला, प्रियंका जैन, निशा रानी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी लाया है इग्नाइट लाइफ साइंसेज बैच फॉर CSIR UC नेट जून 2022 स्टार्ट हो रहा है ये आपका 5 जनवरी से ही। इस बैच को लीड कर रही है नेहा तनेजा, ज्योति कुमारी और खुशबू अग्रवाल। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कंप्लीट बैच 2022 कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर फर्स्ट। ये भी स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जनवरी 2022 से। सब्जेक्ट कौन सा है? पेपर फर्स्ट। इस बैच को लीड कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, अदिति विनोद आर्या, नवदीप कौर और नवीन साख ऑन अनअकैडमी प्लस। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अनअकैडमी लाया है इम्पैक्ट बैच 2022 कंप्लीट कोर्स ऑन कॉमर्स। स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जनवरी से ही। सब्जेक्ट कॉमर्स। इस बैच को लीड कर रहे हैं नवदीप कौर और नवीन शाख ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी लाया है पायनियर लाइफ साइंस बैच CSIR UC नेट। स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जनवरी 2022 से ही। इस बैच को लीड कर रहे हैं टॉप एजुकेटर्स वीरेंद्र सिंह, मोहम्मद सलमान, चरणजीत कौर और दीपशिका गोस्वामी। सारे के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी आपको इंटरेस्टेड है कोर्स लेने में, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज से हम स्टार्ट करते हैं एल्गी भी, और सबसे पहले मैं बात करूंगा रोडोफाइसी का। रोडोफाइसी के दो इम्पोर्टेंट मेंबर आपके सिलेबस में हैं, या आप कह लीजिए इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग दो जो वो हैं आपके मेंबर्स हैं रोडोफाइसी के। वो हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या जो भी एग्जामिनेशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का, कहीं भी वहाँ पे ये दोनों मेंबर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रोडोफाइसी में दो सब क्लास हैं, बेंजोडी और फ्लोरिडी। और बेंजोडी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर आपका पोरफायरा है, पर उसको उतना पढ़ाया नहीं जाता है। हम फ्लोरिडी के दो मेंबर्स की बात करेंगे जो कि बट्राकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया है। इस वीडियो में हम बट्राकोस्पर्मम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बट्राकोस्पर्मम के बारे में जनरल जो फीचर्स ये हैं कि एक फ्रेश वाटर एल्गा है। आपको पता है कि रोडोफाइसी के मेनली मेंबर क्या होता है? मरीन होते हैं, पर बट्राकोस्पर्मम आपका एक फ्रेश वाटर रेड एल्गा है और इसके करीब 5 स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं। अगर हम थैलस की बात करें तो ये एक यूनी एक्सियल थैलस वाला प्लांट है या एल्गा है। ठीक, यूनी एक्सियल का मतलब एक ही जो होता है एक्सिस रहता है, इसके जो मेन एक्सिस होता है वहां पे। ठीक, एक वन सेल। और इसका थैलस ब्रांच होता है, ब्रांचिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो वो है थैलस, वो प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में डिफरेंशिएटेड होता है, जिलेटिनस होता है। कलर की अगर हम बात करें तो ब्लू, ग्रीन, वायलेट या रेड कलर का ये हो सकता है बट्राकोस्पर्मम। और ब्लू ग्रीन होता है जब मेनली जब सरफेस पे पाया जाता है, और रेड कलर का तब होता है जब ऐसी जगहों पे ये ग्रो करता है, मतलब जो लाइट के रीच से थोड़ा सा दूर हो। ठीक, अब जो एक्सिस की अगर हम बात कर लें तो एक्सिस इसका नोड्स और इंटर नोड्स में डिफरेंशिएटेड रहता है। और अगर इसके ग्रोथ की बात करें तो एक एपिकल सेल से ये इसका ग्रोथ होता है। ठीक है, और दो टाइप के यहाँ पे ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे नोड्स पे। एक तो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसको एक्यूमुलेटली बहुत, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं नोड से, पूरा एक स्ट्रक्चर जो होता है उसको ग्लोमेरुल बोलते हैं। ठीक, और अनलिमिटेड ग्रोथ वाले भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, फिर उस पे भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे कॉर्टिकेशन मिलता है, जो बेसल इसका मैच्योर पार्ट होता है नीचे का, वहाँ पे आपको कॉर्टिकेशन भी देखने को मिलेगी। ठीक, सेल्स की अगर हम बात कर लें एक सिंगल सेल का, तो वो यूनिन्यूक्लिएट होता है और वहाँ पे कई सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं डिस्कॉइड। और लेकिन यहाँ पे पायरिनॉइड जो होता है क्रोमेटोफोर्स में, वो सिंगल होता है। और बस यही है इसमें कि यूनिएक्सियल थैलस आप याद रखिएगा। ग्लोमेरुल जो इसके ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, उसको पूरा स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुल बोलते हैं। ठीक, प्रोस्टेट और रेडक्स सिस्टम होता है ये, पायरिनॉइड सिंगल होता है और सेवरल डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम, तो दो टाइप से होता है इसमें रिप्रोडक्शन, एक तो असेक्सुअल, एक तो सेक्सुअल। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोनोस्पोर के द्वारा होता है। ठीक,
और आपको ये भी बता दूं, ये आपको समझ में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद, सेक्सुअल वाला। इसके स्टेज में अभी आप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसके लाइफ साइकिल में एक स्टेज आता है कंट्रांशियस स्टेज, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये कंट्रांशियस स्टेज किस में मिलता है, तो वो आपका बट्रैकोस्पर्मम ही है। ठीक, यहाँ पे कंट्रांशियस स्टेज पे जो होता है, जब आता है बट्रैकोस्पर्मम का कंट्रांशियस स्टेज पे, उसी पे मोनोस्पोर फॉर्म होते हैं। और मोनोस्पोर जो होता है, जो होते हैं वो जर्मिनेट करके कंट्रांशियस स्टेज ही बनाते हैं। ठीक, और जो कंट्रांशियस स्टेज है इसके जो इरेक्ट, क्योंकि ये हेटेरोट्राइकस होता है, प्रोस्टेट इरेक्ट सिस्टम इसमें भी पाए जाते हैं इसके कंट्रांशियस स्टेज पे, तो इसका इरेक्ट ब्रांचेस होते हैं इस कंट्रांशियस स्टेज के, वो जो होता है एडल्ट बट्रैकोस्पर्मम प्लांट को बनाता है। तो अभी आप कंट्रांशियस स्टेज क्या है, मोनोस्पोर क्या है, बस आप यही समझिए यहाँ पे कंट्रांशियस स्टेज पे ही मोनोस्पोर बनते हैं और फिर से वो कंट्रांशियस स्टेज ही बनाते हैं। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया। ठीक है, अब दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब। पहले मैं आपको बता दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसका थैलस होता है मोनोशियस और डायसियस हो सकता है। दैट मीन्स एक ही प्लांट पे आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल सकते हैं, या अलग अलग मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, क्योंकि बट्रैकोस्पर्मम एक जीनस का नाम है, इसमें कई सारे स्पीसीज हो सकते हैं। तो ये स्पीसीज का खास बात होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो मोनोसियस है या डायसियस है। ठीक, अब बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो उसको हम स्पर्मेटेंजिया या एंथ्रिडिया बोलते हैं। और ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। और ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है जो लिमिटेड ग्रोथ होता है, नोड्स पे बहुत सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं लिमिटेड ग्रोथ वाले। ठीक, जो मैंने आपसे बोला कि पूरे स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुल बोलते हैं, उसी के किसी ब्रांच के टर्मिनल एंड पे ये आपका स्पर्मेटेंजिया एंथ्रिडिया बनता है, जहां पे एक सिंगल स्पर्मेटियम या एंथ्रिडियम केवल बनता है। कार्पोगोनिया की बात कर लें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये जो होता है, जो यही आपके लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचेस रहते हैं, इसके जो सबसे बेसल सेल होता है, इससे एक ब्रांच निकलता है और उस ब्रांच पे, उसके टर्मिनल टिप पे जो होता है ये कार्पोगोनिया बनता है। और कार्पोगोनिया पूरा कैसे रहता है, कार्पोगोनिया जो एक सिंगल सेल होता है उसका भी एक पार्ट होता है, जो बेसल सॉलिड पोर्शन उसका रहता है वो एग सेल होता है, और इसका एक लॉन्ग नैरो नेक भी होता है जिसको हम ट्राइकोगाइन बोलते हैं। ठीक, अब जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ये जो आपका एंथ्रिडिया है या आप स्पर्मेटेंजिया बोल लीजिए, उससे स्पर्मेटियम रिलीज होता है और वो इसी कार्पोगोनिया का जो ट्राइकोगाइन है उससे आके फ्यूज करता है, फिर न्यूक्लियाई धीरे से आ जाता है, जो बेसल सॉलिड पोर्शन है इसको हम एक सेल बोलते हैं उसमें। ठीक, और मैंने आपको बता दिया कहाँ पे बनते हैं, तो दोनों का पोजीशन आपको पता चल गया कि दोनों को दोनों कहाँ पे बनते हैं, वही जो वो लिमिटेड ब्रांचेस होते हैं उन पे और टर्मिनल एंड पे होते हैं। ये डायरेक्ट उन ब्रांचेस के एंड पे बनता है, लेकिन ये जो होता है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ उसके बेसल सेल से निकले हुए फिलामेंट्स के टर्मिनल एंड्स पे बनता है। ठीक, और एक खास बात यह है कि जो कार्पोगोनिया बनता है, इसका जस्ट जो नीचे का एक सेल होता है उसको हम हाइपोगाइनस सेल या सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे और स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम कार्पो स्पोरोफाइट ये सब चीजें बोलते हैं। ठीक है, यही सब चीजें इसके लाइफ साइकिल को कॉम्प्लिकेट करती है। यहाँ तक तो ठीक था कि यहाँ पर स्पर्मेटेंजिया था, कार्पोगोनिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था आपका कि फर्टिलाइजेशन होता, जाइगोट बन जाता, उसमें मियोसिस होके जो भी स्पोर बनना था बन जाता। लेकिन क्यों यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट या कार्पोस्पोर बनते हैं ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की वजह से। जब दोनों का फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, और ये भी याद रखिएगा कि जाइगोट ही पूरे बट्रैकोस्पर्मम के लाइफ साइकिल में केवल जाइगोट ही एक डिप्लॉयड सेल होता है, बाकी सारे स्टेजेस इसके हैप्लॉयड ही रहते हैं। तो ये जाइगोट बना, जाइगोट में इसमें मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस के बाद कई सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, उसी जो 4 आपके न्यूक्लियाई बने, ठीक, उनके माइटोसिस होने के बाद बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब यही जो कार्पोगोनियम का बेसल पोर्शन था वहीं पर जाइगोट रहेगा। अब उसके जो बेस होते हैं उससे बहुत सारे आउटग्रोथ्स निकलते हैं उसके बेसल पार्ट से, जो कार्पोगोनियम है उसके, ठीक। और क्या होता है वहां पे, उससे उसी में ये सारे हर एक जो आउटग्रोथ निकलते हैं उसमें एक एक न्यूक्लियाई चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कार्पोगोनियम था, स्पर्मेटिया आया, मतलब एंथ्रिडियम आया इस पे, इसको ट्राइकोगाइन पे, इससे फ्यूज हुआ, बाद में ट्राइकोगाइन जो होता है आप कह लीजिए वो टूट जाता है,
कार्पोगोनिया ही बचता है। कार्पोगोनिया में अब दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बना दिए। अब इसी कार्पोगोनिया के बेसल पोर्शन से बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, आउटग्रोथ्स निकलते हैं, और ये जो जाइगोट का न्यूक्लियस है डिप्लॉयड होता है, इसमें मियोसिस होता है, फिर बहुत बार माइटोसिस होता है, उससे न्यूक्लियाई जो बनते हैं ढेर सारे, इसी जो कार्पोगोनियम के जो आउटग्रोथ्स हैं बेसल पोर्शन से उसी में सब चले जाते हैं। और जो सेल्स हैं वो यूनिसेलर होता है, उसमें सब सारे न्यूक्लियस चले गए, तो इनको हम गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स बोलते हैं। इन्हीं आउटग्रोथ में जब ये न्यूक्लियस चले जाते हैं तो इनको हम गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स बोलते हैं। अब ये जो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स बने, ये बार बार रिपीटेड डिवीजन करके, ट्रांसवर्स डिवीजन करके ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना देते हैं। तो क्या था, कार्पोगोनियम का बेस था, आउटग्रोथ हुआ था एक एक सेल का, सब सारे न्यूक्लियाई जो बहुत सारे जाइगोट के डिवीजन से बने सब उसमें चले गए, सब यूनिन्यूक्लिएट ही लेकिन रहेंगे सारे गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स। और ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल जो मतलब वही आउटग्रोथ, वो फिर और डिवीजन करके गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफर डिवीजन करके। अब इन्हीं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स का जो टर्मिनल सेल होता है, क्योंकि भाई जब फिलामेंट बन गया, फिलामेंट मतलब बहुत सारे सेल्स का हो गया ना, डिवीजन करके गोनिमोब्लास्ट इनिशियल था, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना लिया। अब इसी जो फिलामेंट का टर्मिनल सेल होगा एकदम लास्ट वाला, वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरीके से बिहेव करने लगता है, ठीक। जैसे मैंने इसके केस में आपको बताया कि भाई कार्पोगोनियम किस में बनता है, कि वही जो आपका ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ था, इसके बेसल सेल से जो एक और ब्रांच निकलता है उसके टर्मिनल एंड पे कार्पोगोनिया बन जाता है, नीचे वाला सपोर्टिंग सेल। ऐसे ही गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट जो हुआ उसका जो टर्मिनल एंड हुआ वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरीके से बिहेव करने लगता है। अब क्योंकि जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है वो किससे बना है, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल से, जो कि हैप्लॉइड उसमें न्यूक्लियस था, तो सब में क्योंकि माइटोसिस से, ये माइटोसिस से हुआ है, ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना है, तो उसमें क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही रहेगा गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स में, और इसी का जो लास्ट वाला सेल रहेगा वो भी हैप्लॉइड रहेगा, तो वो कार्पोस्पोरेंजियम बना लेता है। अब जो उसमें कार्पोस्पोरेंजियम बन गया तो उसमें कार्पोस्पोर बन जाते हैं। अब ये जो कार्पोस्पोर बने ये हैप्लॉइड ही रहते हैं, और ये सारे के सारे जितने भी गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है सबके टिप पे कार्पोस्पोरेंजियम बन जाता है, सबके टिप पे कार्पोस्पोर बन जाता है, एक सिंगल। और फिर क्या होता है, अब देखिए एक चेंज और यहाँ पे हो रहा है। अब ये जो कार्पोस्पोरेंजियम बना, अब इसमें कार्पोस्पोर बन गया, ये कहां पे सारी कहानी हो रही है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेल्स हैं, एक तो ये टर्मिनल एंड पे कार्पोस्पोरेंजियम बन गया, और जो लास्ट के नीचे के सेल्स हैं वो स्टेराइल सेल्स कहलाएंगे। अब इसी पे बहुत सारे स्टेराइल फिलामेंट निकल गए, ठीक। एक तो टर्मिनल से जो कार्पोस्पोरेंजियम हो गया जिसके अंदर कार्पोस्पोर है, तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर है, टर्मिनल एंड पे कार्पोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर एक कार्पोस्पोर है, लेकिन वो फिलामेंट है, नीचे बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये जो सेल्स हैं इससे बहुत सारे स्टेराइल फिलामेंट निकलेंगे, ठीक, बहुत सारे स्टेराइल फिलामेंट। अब आपके पास तीन स्ट्रक्चर हैं, एक तो कार्पोस्पोरेंजियम जिसके अंदर कार्पोस्पोर है, प्लस गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट तो हो ही गया। अब इन्हीं फिलामेंट से निकले हुए बहुत सारे स्टेराइल फिलामेंट। अब इस कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक। कार्पोस्पोरोफाइट मतलब कार्पोस्पोर बियरिंग, आप कह लीजिए गेमेटोफाइट है ये, ठीक। तो ये कार्पोस्पोरोफाइट हो गया। अब यही जो कार्पोस्पोरोफाइट है, अब लास्ट में कार्पोस्पोर से रिलीज हो जाते हैं। अब यही कार्पोस्पोर जो होते हैं जर्मिनेट करके बट्रैकोस्पेरम का एक जुवेनाइल फेज बनाते हैं। मतलब आप कह लीजिए पहले आप डायरेक्ट वो बट्रैकोस्पेरम नहीं बनता है, पहले कंट्रांसिया स्टेज बनता है, जो कि आप कह लीजिए जैसे प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसे होता है, ठीक। कंट्रांसिया स्टेज बनाता है। अब इसी कंट्रांसिया स्टेज की बात हो रही थी जिसके ब्रांचेस पे क्या बनता है, मोनोस्पोर बनता है, और यही मोनोस्पोर रिपीटेडली बार बार बनते हैं, बार बार जर्मिनेट करके कंट्रांसिया स्टेज बनाते हैं। और इन्हीं कंट्रांसिया स्टेज, कंट्रांसिया इसको इसलिए बोला गया, कंट्रांसिया एक एल्गी ही है, पहले ये सोचा गया कि कोई और एल्गी है, बाद में पता चला ये बट्रैकोस्पेरम के लाइफ साइकिल का ही पार्ट है। तो इसी कंट्रांसिया का जो क्या होता है, ये भी हेटेरोटाइकस नेचर का होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम, जो इनका कंट्रांसिया स्टेज का इरेक्ट सिस्टम होता है, यही बाद में डेवलप हो जाता है बट्रैकोस्पेरम में, ठीक। तो बस यही सारी कहानी थी, पूरा इसका जनरल कैरेक्टर। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे ये एंथ्रेडिया का पोजीशन कहाँ है, कार्पोगोनिया का पोजीशन कहाँ है, फिर कार्पोगोनिया में
फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पोगोनिया कैसे चेंज होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कार्पोगोनिया का जाइगोट डिवीजन करके बहुत सारे उसके जो बेस है उससे आउटग्रोथ निकलता है, जिसको गोनियोब्लास्ट इनिशियल बोलते हैं। फिर इनिशियल जो होता है एक सेल का रहता है, बाद में डिवीजन करके फिलामेंट बना लेता है, और फिलामेंट के टिप पे कार्पोस्पोरेंजियम बनता है, जिसमें कार्पोस्पोर रहते हैं। अब लास्ट वाला सेल जो कार्पोस्पोरेंजियम है, उसके नीचे वाला जो स्टेराइल सेल्स है, उससे ही बहुत सारे आप निकल गए फिलामेंट्स, स्टेराइल फिलामेंट्स। अब ये कार्पोस्पोरेंजियम विथ कार्पोस्पोर प्लस लोअर स्टेराइल सेल प्लस उससे जो निकले हुए स्टेराइल फिलामेंट सारे क्या हो गए, कार्पोस्पोरोफाइट कहलाते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। और उससे पे आपका कार्पोस्पोर बनेगा जो जर्मिनेट करके कंट्रांशियल स्टेज बनाएंगे। कंट्रांशियल स्टेज पे मोनोस्पोर बनते हैं जो कि एसेक्सुअल स्पोर है, और ये बार बार करके कंट्रांशियल स्टेज ही बनाते हैं। उसके बाद जो इसका इरेक्ट वाला सिस्टम रहता है वो बटरकोस्पर्मम जो गेमेटोफाइट है वो बना देता है। अब इसका जो लाइफ साइकिल है बटरकोस्पर्मम का, वो ट्राइफेजिक होता है। इसलिए बोला जाता है इसको ट्राइफेजिक, क्योंकि यहाँ पे एक तो गेमेटोफाइट हो गया बटरकोस्पर्मम वाला ही, दूसरा कार्पोस्पोरोफाइट हो गया, ये भी हैप्लॉइड होता है, और एक जाइगोट होता है डिप्लॉइड। तो इस 3 फेजेस की वजह से इसको ट्राइफेजिक बोलते हैं। और ये हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लोबायो, हैप्लॉइड फेज बाई 2 बार आप समझ लीजिए। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है, और जो जाइगोट होता है वो केवल डिप्लॉइड स्टेज होता है। हम इसको भी लेंगे काउंट में, इसीलिए हैप्लोबायोटिक हो गया। तो ट्राइफेजिक, हैप्लोबायोटिक। तो ये था कंप्लीट लेक्चर बटरकोस्पर्मम पे। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जो टेक्निकल टर्म्स है वो याद रखिएगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है वो याद रखिएगा। अब आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद बुक आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।